मुर्दा लोगों के साथ चाय पीने का अपना ही मजा है। पाक भारत तनाव में सबसे बड़े वाक़े की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ये ऐसे सबूत हैं जिनको कोई भी नहीं झुठला सकता। अमेरिका ने भारत को अंदरूनी तौर पे और ज्यादा कमजोर करने की ठान ली। अब तो भारत और रूस की दोस्ती भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। रियासत के ख्याल को मुकम्मल दफन करने के मंसूबे पर अमल दरामद करने की मंजूरी दे दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फाहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटे में पूरी दुनिया से जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है वो एक एक करके उन सबको कवर करते हैं। ट्रम्प टैरिफ वार एक बार फिर सर पकड़ने लगी है। पुतिन और जो उसकी डोनाल्ड ट्रम्प की जो मुलाकात हुई है उसमें भारत पर मजीद टैरिफ लगाने के मुतालिक क्या खबरें सामने आई हैं। कल भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी। आज उसमें मजीद कोई डेवलपमेंट सामने आई है जो कि भारत के हक में नहीं है। ये बात हम आपसे वाजे कर देना चाहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ तनाज़ात चल रहे हैं, उसकी जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान ने जो वाज़े पैगाम दिए हैं इंडिया को, अब इंडिया की तरफ से भी एक पैगाम सामने आया है। खासकर वो एक लीगल इशू है। वो लीगल इशू आपके सामने रखते हैं जो कि इंडिया ने उसको मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि इंडिया के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। वो सियासी मामलात हों, इक़्तिसादी मामलात हों या फिर कानूनी मामलात हों। अब ये तीन जो फ्रंट है वो एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं अभी की इसमें आज के व्लॉग में। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब पाकिस्तान और भारत का जो पानी का तनाज़ा चल रहा है उसमें क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं। कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने पाकिस्तान ने भारत को जो वाज़े पैगाम दिया था 6 के 6 दरिया जनाब छीन लेने के और उस पर कंट्रोल हासिल कर लेने के। अगर पाकिस्तान के पाकिस्तान के हिस्से के पानी का एक कतरा भी अगर छीना गया पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान ने जो पैगाम दिया है, चाइना ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई पैगाम दिया था। वो आपके सामने हमने कल के व्लॉग में खबर रखी थी। अच्छा, आज की खबर की तरफ हम रुख करते हैं। भारत का सिंतास मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला मानने से साफ इनकार। 2 दिन पहले आलमी जो सालसी अदालत है उसने ये सिंतास मुआहदे का वो जो केस था उसमें पाकिस्तान के हक में उसने फैसला सुनाया था। भारत ने सिंतास मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया है। आलमी सालसी अदालत ने कहा था कि भारत सिंतास मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने का पाबंद है। और ये मुआहदा भी हुआ था जब ये इसको ताशकंद जो अकॉर्ड है उसके तहत। भारत ने अदालत के इस फैसले पर कहा है कि आलमी अदालत को सिंतास मुआहदे पर फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं है। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक भारत ने कभी आलमी सालसी अदालत की हैसियत को तस्लीम नहीं किया। वह ये बड़ा मुज़हिक़ाख़िज़ बयान आया है इंडिया की तरफ से, जिसके जवाब में भारतीय दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक सिंतास मुआहदे की अमूमी तशरीह से मुताल्लिक फ़ैसला आलमी सालसी अदालत की जानिब से 8 अगस्त को सुनाया गया, ताहम पीर को अदालत की वेबसाइट पर जारी किया गया है। वो फ़ैसला ये है कि पिछले इसी हफ्ते की अहम तरीन जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, ये जो एक कंटेंशियस पॉइंट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये उसकी खबर है। तर्जमान के मुताबिक अदालत ने करार दिया था कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़ दे। हाइड्रो पावर मनसूबों के इस्तिस्ना मुआहदे में तय शराइत के मुताबिक होने चाहिए। अब ये इस्तिस्ना जो मनसूबे हैं, कुछ वहाँ पर डैम्स बनाए गए हैं और इस तरह कोई मनसूबे हुए थे, मुआहदे हुए थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए बाकी जो मुआहदे हैं उस पर मिन्नो अन भारत अमल करे। तर्जमान का कहना है कि अदालत ने करार दिया है कि सालसी अदालत के फैसले हतमी और फ्रीकैन पर लाजिम हैं। ये एक बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं, ये कोई नॉन बाइंडिंग नहीं है। जिस तरह यूएन का कोई डिसीजन आ गया वो जनाब वो नॉन बाइंडिंग है। जिस तरह क्लाइमेट के रिलेटेड कोई डिसीजन आता है वो नॉन बाइंडिंग है। अगर कोई उस पर अमल करे उसका फ़ायदा है, नहीं भी करेगा तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन इस फ्रंट के ऊपर ये जो फैसला आया है इसको बाइंडिंग क्लियर किया गया है। बाइंडिंग है, ये इंडिया के लिए बाइंडिंग है कि वो इस पे मिन्नो अन अमल करे। आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपके सामने खबर रखी थी कि जो अमरीकी वज़ीर ख़जाना हैं बीसेंट साहब, उन्होंने एक बयान दिया था इंडिया के मुतालिक कि इंडिया को हम जनाब एक मतलब फिर टैरिफ लगाने जा रहे हैं इंडिया पर, और इंडिया पर टैरिफ लगाने की उन्होंने एक और धमकी दी है। वही खबर आज उसकी एक्सटेंशन, वो उसके बैक एंड पे जो मज़ीद खबरें क्या थी वो कल तो सामने नहीं आई थी, कल सिर्फ एक बयान सामने आया था। आज उसकी तफसीलात हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। अमेरिका ने भारत को खबरदार किया है कि अगर सदर ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो वो भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ने जो इजाफी 25% टैरिफ भारत पर लगाए हैं वो मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब 50% टैरिफ पहले लगाए गए,
25% या 30% या 50% और भी लगाए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये आंख मचोली का जो खेल है ये जारी रहता है, कब तक अमेरिका जो तीर आजमाता है और कब तक इंडिया जो है ना अपनी जो छाती है उसके सामने पेश करता है, कब तक उसकी छाती इसको इन तीरों का जो है ना इन तीरों के ज़ख्मों को बर्दाश्त करने की अहलियत रखती है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक अगर ट्रंप और पुतिन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मजमूई तौर पर 50% से भी ज़्यादा टैरिफ आयद किए जाने का इम्कान है। उसकी वजह यह है कि स्टॉक विशेषज्ञ का कहना है कि भारत पर मज़ीद इजाफी टैरिफ का इन्हिसार ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात के नताइज पर है। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो भारत और रूस की जो तेल के मुआहदे हैं वो ख़त्म होना होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस वही है ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि जनाब वो जो इंडिया सस्ता तेल ख़रीदता है इससे रशिया से, जो उसके पुराने मुआहदे भी हैं, और अमेरिका ने इंडियन जो रिफाइनरीज़ हैं जिसके अंदर रिलायंस ग्रुप की जो रिफाइनरीज़ हैं वो भी शामिल हैं, अंबानी ग्रुप जिसके जो वो हैं CEO हैं, उन पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। अब उसके बारे में अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि इसका मतलब ये है कि जनाब अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, भारत को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी आने वाले वक्त में। देखते हैं कि वो किस तरह की कीमत चुकाता है। आगे बढ़ते हैं। इसराइल की तरफ से कुछ ऐसे भयानक किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं फ़लस्तीन को लेकर। वो बड़े ऐसे कुछ बयानात हैं जिसको बड़े अफसोसनाक हैं बल्कि, और जिनकी तवक्को की जा रही थी। हमने तो एटलीस्ट तवक्को ये की हुई थी कि आने वाले वक्त में इस तरह के बयानात सामने आ सकते हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत के ख़याल को मुकम्मल दफन करने के लिए नए मंसूबे की मंजूरी दे दी है। फ़लस्तीनी रियासत के ख़याल को मुकम्मल दफन करने के लिए मतलब ये है कि फ़लस्तीन का जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म कर देना है। फ़लस्तीन जो क्वेश्चन है, फ़लस्तीन जो एक फ्रंट है, वो आने वाले वक्त में इर्रेलेवेंट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत को बनने से रोकने के लिए नए मंसूबे की मंजूरी दे दी है। खबर अज़ां इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़ल स्टॉर्मिश ने रातों रात मशरक़ी यरूशलेम को मगरबी किनारे से अलग करने की मंजूरी दे दी है। मगरबी किनारे को उससे फ़लस्तीन से अलग करने का या उससे इसराइल में शामिल करने की एक बिल पास किया गया था इसराइली पार्लियामेंट में। ये तकरीबन 1 महीना पहले की खबर है। अब मगरबी किनारे के अंदर यरूशलेम को अलग कर दिया गया है। ये ऐसा ही है जैसे कि पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर जनाब आज़ादी की तहरीक चल रही थी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने ये किया है कि पंजाब को ही उन्होंने तकसीम कर दिया है। वहाँ से हरियाणा निकाल दिया है उनने, जनाब चंडीगढ़ निकाल दिया है, पंजाब को उन्होंने छोटा कर दिया है, तकसीम कर दिया है। जहाँ पर इंडियन जो बेसिक जो पंजाब है, जहाँ पर सिख वो जो है अक्सरियत है, उसको उन्होंने महदूद कर दिया है ताकि उनकी वो जो खालसा तहरीक है उसको कमज़ोर किया जा सके। इसराइली वज़ीर ख़जाना के तर्जमान के मुताबिक इस अक़दाम से फ़लस्तीनी रियासत बनने का ख़याल दफन कर दिया जाएगा। तर्जमान के मुताबिक इस मनसूबे के तहत मगरबी किनारे और यरूशलेम के दरमियान 3401 घर इसराइली आबादकारों के लिए तामीर किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यरूशलेम को अलग करके इसराइल का हिस्सा बना के, जो कि मगरबी किनारा और गज़ा भी इसराइल का हिस्सा बन चुका है कानूनी तौर पर, और उसके ऊपर जनाब अब उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। तर्जमान ने मज़ीद बताया कि आबादकारों के लिए मकानात की तामीर से मुताल्लिक जल्द मज़ीद तफसीलात भी सामने आ जाएंगी और इस मंसूबे को अमली शक्ल देने की तरफ हमने इक़दामात शुरू कर दिए हैं। ये जनाब ऐसा होना था, ये ग्रेटर इसराइल की तरफ और फ़लस्तीन के अंदर से वो जो एक शोरिश हर वक्त जनाब वो इसराइल को रहती थी, अब जनाब इसराइल उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के दर पे है। जनाब उसको आने वाले वक्त में इसराइल देखते हैं कि किस तरीके से अपना जो ग्रेटर इसराइल का उसका जो मंसूबा है उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाता है। आगे बढ़ते हैं हम जनाब इंडिया के अंदर से क्या डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जो अपोजिशन महाज है वो किस तरह की जनाब वहाँ से खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी मुज़िका खेज खबर है, वो आपके सामने रखते हैं। अब ये जनाब कांग्रेस के मरकज़ी रहनुमा राहुल गांधी ने मुर्दा समझे जाने वाले लोगों के साथ चाय पीकर भारतीय इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ाया है। अब ये क्या खबर है, मुर्दा लोगों के साथ चाय पी गई है, ये खबर कहाँ से आ गई है। राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है। साथ ही उन्होंने कमीशन में तंज करते हुए लिखा कि ज़िंदगी में बहुत दिलचस्प तजर्बात हुए हैं, लेकिन कभी मुर्दा लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे तजर्बा के लिए शुक्रिया इलेक्शन कमीशन।
اب اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بھارتی لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی اس ویڈیو میں بہار کے 7 ایسے لوگوں کے ساتھ چائے پیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جن کے نام الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں سے کاٹ دیے گئے تھے۔ اب یہ جو مبینہ دھاندلی ہوئی ہے، جو ریگنگ ہوئی ہے، الیکٹورل ریگنگ ہوئی ہے جناب بی جے پی کے حق میں، الیکشن کمیشن اور بی جے پی کی مطلب مبینہ طور پر جو کولوژن ہوا ہے، اب یہ اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے ان تمام 7 ووٹرز کو مردہ قرار دیتے ہوئے ان کا نام کاٹا ہے۔ مذکورہ ویڈیو میں راہل گاندھی اور ان 7 لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو جناب ووٹر لسٹ سے جناب نکال دیا گیا تھا اور یہ ڈکلیئر کر کے جناب یہ مردہ ہیں، اسی وجہ سے وہ جو ووٹر لسٹ ہیں ان کو اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ وہ جو مردہ لوگ ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اب راہل گاندھی کو بتایا گیا کہ یہ سب لوگ آج سپریم کورٹ میں یہ ثابت کرنے آئے تھے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ سے ان کے ناموں کو کاٹ دیا۔ وہ جناب یہ راہل گاندھی نے اپنے جو ایکس جو ہینڈلر ہے، اس کا ہینڈل ہے، اس کے اوپر اس نے کوئی ویڈیو بھی شیئر کی ہے، ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کا لنک بھی اٹیچ کر دیں گے اور وہ جو ٹویٹ ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اب اس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ایک شخص ویڈیو میں یہ بتاتا ہے کہ 85 سالہ خاتون کا نام کاٹ دیا گیا اور انہیں مردہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جب ان کے بیٹے کو پتہ چلا تو نام لسٹ میں ڈلوانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی۔ بزرگ خاتون آج سپریم کورٹ میں 6 گھنٹے کھڑی رہیں تاکہ انہیں ووٹ دینے کا حق ایک بار پھر حاصل ہو جائے۔ اب یہ خبریں کچھ دن پہلے جناب یہ اپوزیشن کی طرف سے یہ خبریں آئی تھیں، بنتا دیوی کا ایک کریکٹر سامنے آیا تھا کہ اس کو پھر کاؤنٹر کیا گیا ہے کہ ان کی جو ایج ہے وہ غلطی سے لکھی گئی ہے۔ اب یہ خبر جو سامنے آئی ہے اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ اب یہ تو پھر آپ پہ ہم کوسچن چھوڑ رہے ہیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بعد میں اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ہم جناب ایران اور اسرائیل کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ایران جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں، انہوں نے ایرانی قوم سے کچھ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے ایکس پر کچھ وہ ٹویٹ کیے ہیں، ایکس پر انہوں نے پوسٹ کیے ہیں، سوشل میڈیا ویب سائٹ پر وہ کیا انہوں نے ایرانی قوم کو آفر کی ہے اور کیا کرنے کا ان کو کہا گیا ہے، وہ بڑی ایک دلچسپ خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ اکتوبر تک ملک کے ڈیم خشک ہونے کا خدشہ ہے۔ اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی عوام کو ایک شرانگیز پیشکش کی ہے۔ شرانگیز پیشکش کون سی کی ہے اسرائیلی وزیر اعظم نے؟ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے منگل کو ایک ویڈیو پیغام میں ایرانی عوام سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ تہران میں قیادت کے خلاف بغاوت کریں، مطلب پاسدارانہ انقلاب خامنئی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اب انہوں نے اس کی آفر کیا کی ہے؟ آپ ان کے خلاف بغاوت کریں گے، آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ گزشتہ دنوں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ اکتوبر تک ملک کے ڈیم خشک ہونے کا خدشہ ہے، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی عوام کو ایک شر انگیز پیشکش کی ہے۔ یہ خبر جو آپ کے سامنے ہم نے شروع میں رکھی ہے، اور کہا کہ ایران اس وقت کی صدی کی بدترین خشک سالی کی لپیٹ میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے اندر کافی زیادہ واٹر کرائسس ہے اور وہاں پر خشک سالی چل رہی ہے اور ڈیمز کے اندر پانی بھی کافی زیادہ کم ہو گیا ہے۔ نیتن یاہو نے اب کیا کہا ہے وہ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو مین خبر ہے اس سیکشن کی۔ نیتن یاہو نے سوشل میڈیا پر براہ راست ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ تہران کی قیادت نے عوام کے بجائے اربوں ڈالر حماس، حزب اللہ اور حوثیوں پر خرچ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تم آزاد ہو جاؤ گے مطلب ایرانی جو قوم ہے وہ جب آزاد ہو جائے گی، پاسدارانہ انقلاب سے جب وہ اپنی آزادی حاصل کر لے گی بغاوت کرنے کے بعد، جب تم آزاد ہو جاؤ گے، اسرائیل کے پانی کے ماہرین جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہر ایرانی شہر میں آئیں گے، پانی کو صاف کرنے اور ڈی سیلینیشن کے منصوبے لگائیں گے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ پانی ریسائکل کرنے والا ملک ہے اور یہ علم ہم ایران کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آزادی ضروری ہے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بلی کو چھیچڑوں کے خواب، یہ تو وہی کہانی ہے جناب۔ آپ نے آنے والی 7 نسلیں بھی اسرائیل کی ایران کے اندر اس طرح کی تبدیلی کے خواب بھی نہیں دے سکتی۔ وہ اتنا ڈیپلی روٹڈ سٹرکچر ہے، وہ جو انڈین جو ایرانی جو پاسدارانہ انقلاب کا وہ جو ایک سٹرکچر ہے، وہ جو انقلاب آیا تھا 1989 میں،
79 میں سوری، اس کے بعد وہ ایک سمجھیں کہ انپریسیڈنٹڈلی انہوں نے جناب اپنے پنجے جو انہیں مضبوط کر لیے ہیں. اب ہر ایک بچہ ان کا جناب سپاہی ہے. وہ اس طرح کے خیالات بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو انٹرٹین کرنا چھوڑ دینے چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو عام ڈیولپمنٹ ڈیلی بیسس پہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ آپ تک ڈائریکٹ آپ تک پہنچ سکیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.